हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। जैसा कि इसके पहले हमने वीडियो में देखा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। विभिन्न संकल्पनाओं को देखने के उपरांत हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी या तो गैसीय अवस्था में थी, अथवा धूल कणों के रूप में थी, अथवा तरल अवस्था में थी। हम इन तीन में से किसी एक अवस्था को पृथ्वी में कुछ स्टार्टिंग में मान सकते हैं। सारी संकल्पनाओं के देखने के उपरांत हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब हमारे मन में प्रश्न ये आएगा कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाना संभव नहीं है। एक निश्चित गहराई के बाद मनुष्य पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकता है। तो किन साधनों का प्रयोग करके हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। आप मुख्यतः तीन साधनों पर निर्भर होकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात इन तीन साधनों का प्रयोग करने के बाद हम तर्कसंगत वैज्ञानिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन करते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कौन से मुख्य तीन बिंदु हैं जिनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो यहाँ देखिए, पहला तो अप्राकृतिक स्रोत है। जो पहला है वो आर्टिफिशियल स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत है। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के साक्ष्य, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। तीसरा क्या है? प्राकृतिक स्रोत। तो अब हम देखेंगे कि ये तीनों हैं क्या। अप्राकृतिक स्रोत या आर्टिफिशियल सोर्स की बात जो करते हैं, इसके अंदर हम लोग फिजिक्स के आधार पर जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका उपयोग करके पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से घनत्व का उपयोग करेंगे, दबाव का उपयोग करेंगे और तापमान का उपयोग करेंगे। सेकंड जो थिंग है वह है उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसके विषय में आपने पहले अध्ययन किया है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पे विभिन्न संकल्पनाएं दी हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसके आधार पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये सिद्धांत हमें एक निश्चित तौर से मदद प्रदान करते हैं यह जानने में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। इनमें मुख्य रूप से कांट की संकल्पना है, कांट की वायुराज संकल्पना, ऑटो श्मिट की अंतरा तारक धूल संकल्पना, जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने देखा द्वैतारक संकल्पनाओं को। तो ये सारी संकल्पनाएं हमें एक निश्चित अनुमान प्रदान करती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसको हमने पहले वीडियो में देख लिया है। थर्ड क्या है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? नेचुरल सोर्सेज में जो वर्तमान समय में पृथ्वी पे जो भूगर्भिक हलचलें होती हैं उनके आधार पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार, पृथ्वी के ऊपर जगह जगह ज्वालामुखी उद्गार होते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्राकृतिक प्रमाण है, जिसका हम अध्ययन करके जान सकते हैं कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है। सेकंड क्या है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। जैसा कि वर्तमान समय में हर जगह कहीं न कहीं हर एक सेकंड में भूकंप आते रहते हैं और हम इन भूकंपों का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। वह इसलिए क्योंकि इन भूकंपों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं होती है। तो हम इनके आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में एक निश्चित अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत को लेते हैं। लोग अप्राकृतिक साधन में सबसे पहले घनत्व के बारे में स्टडी करते हैं, डेंसिटी के बारे में। सिंपली घनत्व का जो फार्मूला है अगर आप देखेंगे तो ये है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला हमारा है द्रव्यमान बटे आयतन।
तो यहाँ पर हम अगर पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 के लगभग माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हेनरी कैवेंडिश महोदय ने 1798 ईस्वी में सबसे पहले पृथ्वी के घनत्व को मापने का प्रयास किया और उनके अनुसार लगभग 5.4 के आसपास पृथ्वी का औसत घनत्व था। लेकिन कालांतर में जब सैटेलाइट का आविष्कार हुआ, उपग्रहों का, तो 1950 के आसपास से ज़्यादा अच्छे से हम पृथ्वी के घनत्व को माप पा रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 1950 के बाद सैटेलाइट के आधार पे वह 5.54 के आसपास है सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ये सेंटीमीटर पर क्यूब स्क्वायर, ये इसका जो है यहाँ पर घनत्व है, औसत घनत्व पृथ्वी का। अगर हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो आप ये जानेंगे, देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को मुख्यतः हम कई भागों में बांटते हैं और जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है, ये मान लीजिए सरफेस है, इसकी जो ऊपरी सतह है इसको हम भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी का जो घनत्व है वह कम है और लगभग ये 3 से लेकर के 3.3 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी के कोर की बात करें, अगर हम कोर की बात करें, कोर, तो इसका जो औसत घनत्व है वह 11 सेंटीमीटर क्यूब है, 11 सेंटीमीटर पर क्यूब है। तो हम इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पृथ्वी की सतह है या पृथ्वी की जो ऊपरी चट्टानें हैं उनका घनत्व कम है और जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम बढ़ते चले जाते हैं तो उनका औसत घनत्व बढ़ता जाता है और पृथ्वी का अंतरतम का घनत्व सबसे अधिक है, मतलब पृथ्वी के कोर का घनत्व सबसे ज़्यादा है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे मुख्यतः एक ही रीजन नज़र आता है कि पृथ्वी के कोर में कुछ इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि बहुत ही भारी हैं, मुख्यतः एल्युमिनियम और फेरियम, निकिल, इन सब चीज़ों की पाए जाने की संभावना ज़्यादा है पृथ्वी के अंतरतम में, कोर में। जैसा कि आप देखेंगे कि कोर का जो घनत्व है वह ज़्यादा है और वह इस कारण है कि पृथ्वी के कोर में भारी मैटर पाए जाते हैं। निकिल और फेरियम की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम भी शायद अल्प मात्रा में पाया जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि निकिल और फेरियम इसके कोर में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये दोनों का घनत्व ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी के कोर का घनत्व ज़्यादा है। और भूपर्पटी में जो हमारे द्रव्य पाए जाते हैं उनका घनत्व कम होता है, मुख्यतः सिलिका पाई जाती है पृथ्वी पृथ्वी के भूपर्पटी की जहाँ तक बात करें, भूपर्पटी, तो सिलिका और एल्युमिनियम ये दो की प्रधानता है, मतलब ये दो की प्रधानता है इसके भूपर्पटी पे। तो भूपर्पटी का घनत्व तो कम है। और इसके मध्य की बात करें तो सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसके मध्य भाग में पृथ्वी के घनत्व औसत रूप से पाया जाता है। तो इस आधार पे हम घनत्व के आधार पे या डेंसिटी के आधार पे हम पृथ्वी के मुख्यतः 3 भाग देख सकते हैं। पहला भूपर्पटी है, दूसरा इसका मध्य मिडिल पार्ट है और तीसरा कोर है। कोर जो है वह बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, भूपर्पटी का घनत्व कम है और जो मध्यवर्ती भाग है इसका घनत्व औसत है। तो यहाँ हमें याद रखना है पृथ्वी का जो घनत्व है लगभग 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब के आसपास है, 5.5 सेंटीमीटर औसत घनत्व इसी के आसपास है। अब हम सेकंड अप्राकृतिक स्रोत तापमान की बात करते हैं। अगर हम तापमान का अध्ययन स्टार्ट करना शुरू करते हैं
तो हम सबसे पहले जो पृथ्वी पे बड़े बड़े माइंस हैं उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम माइंस के अंदर देखते हैं कि हर 100 मीटर की गहराई पे लगभग 2 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास तापमान की वृद्धि होती है पृथ्वी के अंदर, अगर माइंस की बात करें। तो इस आधार पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पृथ्वी के कोर में तापमान वो 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाना चाहिए। अगर इस आधार पे हम बात करें तो पृथ्वी के जो अंतरतम है वहाँ का तापमान इसको क्रॉस कर जाना चाहिए 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था पे संपूर्ण कोर द्रव्य में बदल जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इतने तापमान में कोई भी पदार्थ लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था में नहीं रहेगा। और अगर पृथ्वी का कोर द्रव अवस्था में बदल जाए तो यह पृथ्वी के लिए संभव नहीं है कि उसका अस्तित्व बचा रहे। तो यहाँ पर यह बड़ा कन्फ्यूजिंग फैक्ट है कि अगर हम इस आंकड़े को मान लें सही तो पृथ्वी की जो कोर है वह द्रव अवस्था में हमें प्रतीत होने लगती है, लेकिन ऐसा हमें कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पृथ्वी का कोर जो है वह प्लाज्मा स्टेट में है। अभी तक यही प्रमाण मिला है हमको। तो अन्य स्रोतों के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जो पृथ्वी के भूखंड स्थिर हैं वहाँ भूगर्भिक हलचलें ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पर स्थिर भूखंड हैं, वहाँ पर तापमान बढ़ने की दर कम है। अपेक्षाकृत ऐसे क्षेत्र जो भूगर्भिक दृष्टि से अस्थिर हैं वहाँ पर तापमान बढ़ने की दर ज़्यादा है। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान की वृद्धि दर घटती जाती है, वो समान रूप से तापमान नहीं बढ़ता है। जैसा कि हम अगर इस गहराई को मान लें 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3, तो इसी दर से कंटिन्यू अंदर जाने पर तापमान नहीं बढ़ेगा, उसकी दर घटती चली जाएगी। ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा क्योंकि अगर हम ये मान लें कि इसी दर से गहराई से और तापमान में संबंध है, गहराई और तापमान में, तो फिर पृथ्वी का जो अंतरतम होगा, कोर होगा, वह टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी के अंतरतम का तापमान कितना लगभग होना चाहिए, यह अनुमान लगाया गया है 4000 से लेकर के 4500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पृथ्वी के अंतरतम का तापमान होना चाहिए, क्योंकि जो गहराई है, गहराई के साथ तापमान है वो बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो जाती है। पृथ्वी के अंदर बढ़ने के साथ साथ ही तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इस पर अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर तापमान के लिए उत्तरदायी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो तापमान उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर वो धीरे धीरे करके सरफेस पे आ जाता है और वो रिलीज़ होता रहता है, तापमान लगातार उसके अंदर इकट्ठा नहीं होता है। तो तापमान के आधार पे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है इसका जो अंदर का तापमान है वो 4000 से 4500 डिग्री के आसपास अनुमानित किया गया है। इस गहराई के आधार पर तापमान का हम अनुमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर पृथ्वी का जो कोर होगा वो टोटली लिक्विड अवस्था में व तरल अवस्था में बदल जाएगा, जैसा कि अभी तक हमें प्रमाणित नहीं हुआ है। अगला हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, आपने देखा है। विभिन्न सिद्धांत के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इन सिद्धांतों के आधार पे हम किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। फिर भी अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर देखें तो ये हम मानेंगे या तो पृथ्वी आंतरिक रूप से द्रव्य अवस्था में होनी चाहिए या तो गैसीय अवस्था में होनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसके आधार पे हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते हैं। अगला हमारा थर्ड चीज़ जो है वह है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में मुख्य रूप से पहला हम ज्वालामुखी को लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे अकाट्य प्रमाण माने गए हैं। ये अकाट्य प्रमाण क्यों माने गए हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं।
आप जब ज्वालामुखी फूटता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मान सकते हैं इनको। तो ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर हम क्या समझ सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, सपोज दैट ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी शंकु है, विस्फोट होगा तो क्या निकलेगा, मैग्मा निकलता है, गर्म तत्व, लावा निकलता है, राख निकलती है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो ये क्या हमें देती हैं, ये क्या प्रमाण देती हैं, ये प्रमाण देती हैं क्योंकि ये जो तरल अवस्था में है, मैग्मा या लावा जो भी निकलता है तरल अवस्था में है, तो हमें ये एक अनुमान मिलता है कि पृथ्वी आंतरिक रूप से तरल अवस्था में है। तो अगर हम ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से तरल अवस्था में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रियाएं आती कहाँ से हैं, तो ज्वालामुखी क्रियाएं उन जगहों पे होती हैं जहाँ पर भूपर्पटी कमज़ोर होती है, भूपर्पटी कमज़ोर होती है, या जो ऐसे क्षेत्र पृथ्वी के जो कि भूगर्भिक दृश्य से बहुत ही एक्टिव हैं, ठीक है, या निर्माणकाली विध्वंसकारी प्लेटों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है आंतरिक रूप से तरल अवस्था में नहीं है, लेकिन जब कभी ऊपर से पृथ्वी क्या है, जब कभी ऊपर से वायुमंडल का संपर्क हो जाता है, मान लीजिए भूपर्पटी है और यहाँ एक दरार पड़ गई, नीचे वायुमंडल से संपर्क हुआ, तो वायुमंडल से संपर्क होते ही साथ वह क्या होगा, वहाँ पर वह लावा का निर्माण हो जाएगा, अर्थात वह द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सरफेस पे आएगा तो वह क्या दिखाई देगा, हमें एक लिक्विड के रूप में दिखाई देगा, लावा के रूप में दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से क्या है, द्रव्य अवस्था में है, ऐसा प्रतीत होता है। अगला हमारा जो साधन है वो क्या है, भूकंप है। सेकंड क्या है, भूकंप है, ठीक है। तो भूकंप विज्ञान भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है, और भूकंप विज्ञान पे काफ़ी काम हुआ है। इसको हम काफ़ी डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से हम भूकंप का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो भूकंप की जहाँ तक बात है, भूकंप है क्या, तो सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं, जब सडनली क्या होती है, पृथ्वी का भूभाग हिलने लगता है, उसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के अंदर से आता है। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से ये सपोज दैट अर्थ है। अब भूकंप कभी पैदा होगा तो अंदर पैदा होगा, भूकंप कभी पैदा होगा तो अंदर पैदा होगा। जहाँ पर पैदा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, भूकंप मूल, भूकंप मूल बोलते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ से भूकंप जो इसके सब सीधा एकदम ऊपर जो प्लेस है, इस प्लेस को क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। तो जब भूकंप आएगा तो यहाँ से लहरें पैदा होंगी, यहाँ से वेव्स पैदा होती हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार की वेव्स पैदा होती हैं, 3 प्रकार की वेव्स पैदा होती हैं। उत्पन्न होता है तो मुख्य 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। पहला है प्राथमिक लहर, जिसको अनुदैर्ध्य लहर भी कहते हैं, प्राइमरी वेग, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, या कंप्रेशन वेव्स भी इसका नाम है। सेकंड है आड़ी अथवा गौण लहरें, सेकेंडरी अथवा ट्रांसवर्स और सरफेस वेव भी बोलते हैं, यस वेव भी इसका नाम है, सरफेस वेव, ये यस वेव भी इसको कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, सरफेस वेव नहीं है, सेकेंडरी वेव है। थर्ड है आपका धरातली लहरें, या इसको सरफेस वेव भी कहते हैं, ये एल वेव है। अब इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि आधुनिक मत क्या है और भूकंप विज्ञान के आधार पर हम कैसे जो है आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।